एवरीवन एग्जाम पे बहुत स्वागत है। गाइस आप देख सकते हैं अभी कुछ दिन पहले मैंने नाबार्ड में निकलने वाली वैकेंसी का शॉर्ट नोटिस का वीडियो बनाई थी। तो उसके रिगार्डिंग ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें जो इसकी जो एप्लीकेशन की डेट है वो 2 अक्टूबर से शुरू होने वाली थी। मैंने आपको ये खबर 29 सितंबर को ही दे दी थी। ठीक है, और जो लास्ट का डेट है 21 अक्टूबर है। ठीक है, और ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपका 21 नवंबर है। ठीक है, तो ये 21 और 21 ये थोड़े शुभ दिन आपके लिए होने वाले हैं और आपका पेपर आपकी तैयारी डिसाइड करेगी कि ये आपके शुभ दिन होंगे कि या आज खराब दिन होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में वैकेंसी के बारे में। ठीक है, वैकेंसी का जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें जैसे नाबार्ड रिजर्व द राइट टू मेक द चेंज इन द डेट ऑफ द एग्जामिनेशन ऑनलाइन एग्जामिनेशन हु कंडक्ट इन द वीकेंड एंड वीकडेज। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये 21 नवंबर वैसे तो कन्फर्म है, पर यहाँ पे ये लिखा है कि मे भी अगर चेंज होगा तो नाबार्ड के पास पूरा रिजर्व राइट है, वो चेंज कर सकता है। तो आप रेगुलरली विजिट करते रहें और देखते रहें। नेक्स्ट, अब ये यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा टेबल दिया गया कि ऑफिस अटेंडेंट का कि किस स्टेट में कितनी वैकेंसी है। जैसे कि मैं आपको डिटेल में थोड़ा सा बता दूँ। ठीक है, यहाँ पे पीडब्ल्यूडी में जो जाएगी पीडब्ल्यूडी में बता दूंगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश में कितनी है, 2 वैकेंसी हैं, दोनों जनरल की हैं। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में 1 है, वो भी जनरल की है। 1-2 वैकेंसी वो सारी जनरल में ही आती है। ठीक है, बिहार में 3 वैकेंसी हैं, तो 2 जनरल की है और 1 ओबीसी की है। ठीक है, मैं थोड़ा एनोटेशन शुरू कर लेता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से मैं बता सकूँ। ठीक है, और दूसरा है छत्तीसगढ़ की है। छत्तीसगढ़ में केवल 2 वैकेंसी, 1 जनरल और 1 एसटी। गोवा में 2 हैं, गुजरात में 3 हैं, हरियाणा में 3, हिमाचल प्रदेश में 2, जम्मू एंड कश्मीर में 2, झारखंड में 2, कर्नाटक में अभी तक की सबसे हाईएस्ट कर्नाटक में है। ठीक है, इंक्लूड्स बीआईआरडी मंगलुरु। ठीक है, इसमें 8 वैकेंसी है। केरला में 5 है, मध्य प्रदेश में 5 है और महाराष्ट्र में इंक्लूडिंग द हेड ऑफिस मुंबई। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा 35। ठीक है, इससे ज़्यादा किसी में भी नहीं है। ठीक है, मणिपुर में 1 है, मेघालय में 1 है, मिजोरम में 1 है, न्यू दिल्ली में 2 है। ठीक है, उड़ीसा में 5, पंजाब में 2, राजस्थान में 3, तमिलनाडु में 5, तेलंगाना में 1, त्रिपुरा में 1, उत्तर प्रदेश में 5 है। चलो कुछ तो लाज रखी। ठीक है, उत्तराखंड में 2। ठीक है, और वेस्ट बंगाल में 4। ठीक है, तो कुल मिला के ये आपकी 108 वैकेंसी। बात कर लेते हैं पीडब्ल्यूडी एंड एक्स सर्विसमैन वगैरह की। तो ये जो वैकेंसी है इसमें से कुल में ये सभी में से ये चीज़ दी गई है कि कुल की 3। ठीक, क्योंकि और एक्स सर्विसमैन की 19 है और ये डिस एक्स सर्विस की इसकी 4 है कुल। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं आप। नेक्स्ट, इसमें जो दूसरी टेबल दी गई है ये कुछ इस हिसाब से है कि इसमें कुछ वैकेंसी बैकलॉग की भी हैं। ठीक है, जो कि इसमें इंक्लूडेड है। तो वो चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि जैसे कि महाराष्ट्र की एससी और एसटी और ओबीसी की 8 और 2 वैकेंसी हैं कुछ, और उड़ीसा में एसटी की 1 है। ठीक है, और यूपी में ओबीसी की 1 है। तो ये बैकलॉग वैकेंसी है, ये भी चीज़ आपके लिए रहेगी बेनिफिशियल। नेक्स्ट बात कर लेते हैं और इसमें आपके रिगार्डिंग क्या इम्प्रूवमेंट, ये कुछ मतलब जो डिसेबिलिटीज़ की रिगार्डिंग है ना, ये वो है सारी रिगार्डिंग। ठीक है, सारे गाइडलाइंस है। ठीक है, बात कर लेते हैं इसमें सर्टिफिकेट्स वगैरह की, जैसे कि ओबीसी और जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट होते हैं वो पढ़ते हैं। तो मेन चीज़ है फॉर्म की लास्ट डेट का विशेष ध्यान रखें। दूसरी चीज़ है ना, जो ये भी इसकी यही क्रूशियल डेट होती है ना, और आपकी क्रूशियल डेट से पहले का बना हुआ सर्टिफिकेट होना चाहिए। मतलब फॉर्म भरने से पहले आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आप ओबीसी एनसीएल से हैं या फिर ईडब्ल्यूएस से हैं। ठीक है, मतलब दोनों ही कैटेगरी के लिए केवल थोड़ी जद्दोजहद चलती है, इसी में केवल सिलेक्शन और रिजेक्शन का मैटर चलता है। नेक्स्ट बात करते हैं आपकी इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो मैंने कहा था कि पूरा क्लियर तभी हो पाएगा जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जैसे इसमें लिखा है 1 अक्टूबर को आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? 10th स्टैंडर्ड, एसएससी मैट्रिक पास होनी चाहिए, मतलब 10वीं पास होनी चाहिए किसी भी स्टेट या से यूटी से, उससे कोई दिक्कत नहीं, रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से हो जाना चाहिए, आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। मेन चीज़ ये है, मार्कशीट तो कुछ दिन बाद स्कूल से मिल जाती है पर रिजल्ट पक्का आ जाना चाहिए। दूसरा, इसमें जो एज 18 साल थी वो मैंडेटरी है, तो उस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। ठीक है, एक जो है इसमें जो इंस्ट्रक्शन है वो आप पढ़िए। इन एडिशन टू द अबव द कैंडिडेट, ठीक है, द अबव द कैंडिडेट शुड बी हैव डोमिसाइल ऑफ द यूटी, ठीक है, एंड कमिंग द अंडर रीजनल जुरिडिक्शन ऑफ द रीजनल ऑफिस विच ही एंड ही अप्लाइंग एंड वेइंग द रिजर्व द राइट टू कॉल फॉर द वैलिड डॉक्यूमेंट, ठीक है, इन द सपोर्ट टू ए डोमिसाइल। देखो एक चीज़ बात है, आप हर स्टेट से नहीं भर सकते। नंबर 1, आप जिस स्टेट का डोमिसाइल रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना, आप उसी स्टेट से भर सकते हो। होपफुली डीवी के संग आपको डोमिसाइल आपको दिया जाए, देना पड़ेगा। ठीक है, तो जिस स्टेट से आप भर सकते हैं वहाँ पर आपका डोमिसाइल होना चाहिए। ठीक, तो आप उसी स्टेट से भर सकते हो। होपफुली सब अपने अपने स्टेट से भरेंगे। ठीक है, वही चीज़ होगा मैंने। नेक्स्ट, द कैंडिडेट शुड बी अंडर ग्रेजुएट on 1/10/2024, the candidate pursuing the graduation and higher qualification are not eligible to apply
भैया इन्होंने हायर क्वालिफिकेशन के लिए अप्लाई करने के लिए मना कर दिया। वैसे ये चीज़ थोड़ी सी गलत है, पर फिर भी यार थोड़ा ऐसा नहीं करना चाहिए। पर क्या कह सकते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शन है वो आपके सामने ही है। चीज़ लिखा हुआ था कैंडिडेट शुड हैव बीन अंडर ग्रेजुएट। ठीक है, अगर वो अंडर ग्रेजुएट में है 1/10/2024 को, मतलब और कैंडिडेट है परसिंग द ग्रेजुएशन या फिर हायर क्वालिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल। शॉर्टकट में बोलो, 1 अक्टूबर को अगर आप कोई ग्रेजुएशन में सर्टिफिकेट को एडमिशन ले लिया है, ठीक है, तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। अगर 1 अक्टूबर के बाद लिया है तो आप भर सकते हो। शॉर्टकट में बोला, आप समझ गए होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो एक ध्यान रखना, डीवी के टाइम आपका जो कॉलेज में एप्लीकेशन है ना, ठीक है, वो मैंडेटरी होगा कि आपने कब कॉलेज स्टार्ट किया, ठीक है, कब एडमिशन लिया। तो एडमिशन फॉर्म इंपॉर्टेंट हो सकता है, उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके रखिएगा अगर आप इसमें भर रहे हो। ठीक है, तो आप चाहे ग्रेजुएशन कर रहे हो और चाहे हायर ग्रेजुएशन कर रहे हो, वो 1 अक्टूबर को 2024 को आप अगर कर रहे हैं तो आप इस फॉर्म में नहीं भर सकते। तो होपफुली 10th और 10+2 वालों को इन्होंने रिलैक्स कर दिया। 10 तो है ही, और 10+2 वालों को भी बिल्कुल रिलैक्स कर दिया। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्वालिफिकेशन रिगार्डिंग। नेक्स्ट आप तो सारे ही पढ़ने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्या है, द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू एक्स सर्विसमैन। जो भी कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन से कैटेगरी से बिलोंग करता है शुड एटलीस्ट 10th पास। ठीक है, एंड रेंडर टू एटलीस्ट 15 ईयर ऑफ डिफेंस सर्विस प्रोवाइडिंग they are non graduated outside the armed force, they have not graduated outside the armed force। देखो, आपका 10th पास मिनिमम होना चाहिए। दूसरा, आपने कम से कम 15 साल आपने डिफेंस सर्विसेज में अपनी सर्विसेज दी हो। ठीक है, और जैसे कि नॉट ग्रेजुएटेड आउटसाइड द आर्म फोर्स, मेरे ख्याल से आर्म फोर्स के बाहर के नहीं लिए जाएंगे। नेक्स्ट, यही चीज़ लिखा हुआ, इन केस द मल्टीपल एप्लीकेशंस टू बी सबमिटेड। ठीक है, तो आपका क्या होगा, विल बी कंसिडर्ड। तो लास्ट जो एप्लीकेशन होगा ना वो कंसीडर किया जाएगा, बाकी सारी आपके रिजेक्ट कर दी जाएंगी, है ना। नेक्स्ट, द एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी 1 अक्टूबर को कंप्लीट हो जानी चाहिए। 1 अक्टूबर आपके लिए बवाल है। शॉर्टकट में बोलूँ तो एज भी आपकी 1 अक्टूबर से ही कैलकुलेट की जा रही है। ठीक है, तो वो चीज़ भी आप दिमाग में रखें। मैं आपको एक एज क्राइटेरिया बता देता हूँ कि जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ 2/10/1994 से 1/10/2006 के बीच में वो फॉर्म भर सकता है। लेटर ऑन मतलब एज रिलैक्सेशन का जो मिलता है वो SC ST के लिए 5 साल है, OBC के लिए 3 साल है, PWD के लिए 10 साल है, जनरल कैटेगरी के लिए भी 10 साल है, OBC के लिए 13 साल है और SC ST के लिए 15 है। ठीक है, एक्स सर्विसमैन डिपेंड अपॉन 3 साल का है, मैक्सिमम पीरियड 50। ठीक है, मतलब 50 साल तक आप फॉर्म भर सकते हो। द विडो एंड डाइवर्स्ड वुमेन एंड वुमेन जुडिशियली सेपरेटेड हु आर रीमैरिड, ठीक है, उनके लिए 10 साल का है। द नोट, अब कास्ट क्राइटेरिया की जो मैंने आपको बताया था वो देख लेता हूँ मैं एक, पर बाकी सब चीज़ें आपका सेंट्रल का सर्टिफिकेट लगेगा। ठीक है, तो वो चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। चाहे वो SC ST एंड OBC एंड EWS का नहीं लिखा है, पर वैकेंसी है तो वो EWS वाले भी अपने दिमाग में रखें। ठीक है, आपका फादर की कैटेगरी ही आपकी कैटेगरी मानी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो चीज़ लिखा हुआ है, द बैलेट सर्टिफिकेट, द कैंडिडेट फ्रॉम द महाराष्ट्र आर मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू सबमिट द वैलिडिटी सर्टिफिकेट। तो जो भी OBC ST SC कैंडिडेट OBC वो अगर महाराष्ट्र से है तो उसको वैलिडेट सर्टिफिकेट रिप्रेजेंट करना मैंडेटरी है। द कैस्ट सर्टिफिकेट फॉर द OBC शुड नॉट फॉर द फाइनेंशियल ईयर फॉर द 2024-25 इशूड द 1/4। अब नेक्स्ट चीज़ है हमारे जो अमाउंट कितना क्या लगेगा। ठीक है, तो वो चीज़ आप देख लेते हैं। SC ST के लिए आपका केवल 50 रुपये लगेंगे। ठीक है, और एक्स सर्विसमैन के लिए टोटल अभी 50 रुपये फीस लगेगी। और सभी कैटेगरी मतलब जनरल, ठीक है, OBC, ठीक है, और EWS, तो इन सभी के लिए 500 रुपये फीस लगेगी आपकी टोटल। 400 रुपये एप्लीकेशन फी और 50 रुपये इंटीमेशन चार्ज। अब ये कौन सा लग रहा है ये भगवान जाने। एक्सक्लूसिव ऑफ एप्लीकेशन ऑफ GST, अब आप समझ गए होंगे और कितना लगेगा। ठीक है, द GST एंड द बैंक ट्रांजेक्शन चार्ज ऑन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ी एंड इंटीमेशन चार्ज विल हैव टू बी बोर्न बाय द कैंडिडेट। ठीक है, आपको GST और बैंक ट्रांजेक्शन जो इंटीमेशन चार्ज है ना वो बैंक ट्रांजेक्शन चार्ज है। ठीक है, तो ये सब आपको पे करना पड़ेगा। तो दैट्स इट। तो आपका अप्रॉक्सीमेटली आपकी 500 रुपये और 50 रुपये है SC ST वालों की। ठीक है, तो यही आपकी बस फीस की अपडेट थी। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करूँगा, और बाकी अगर कोई भी आपको दिक्कत हो तो कर लीजिएगा आप। और एक वीडियो मैं बनाऊँगा जिसमें कि फॉर्म भरने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखने पड़ते हैं। ठीक है, ताकि आपको फॉर्म भरने की कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट के साथ। जय हिंद।